हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की एनसीईआरटी बुक के अध्याय 9 के 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से कम 1 या 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आने के चांस हमेशा रहते हैं, इसलिए कम से कम इन 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिले। तो इस चैप्टर का नाम है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशिक यंत्र। तो वैसे तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आसान हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो गलतियां करते हैं वो चिन्ह लेने में करते हैं कि कब हमें प्लस लेना है और कब माइनस लेना है। तो प्लस की जगह यदि आपने माइनस ले लिया या माइनस की जगह यदि आपने प्लस ले लिया तो इसका मतलब ये है आपका आंसर 100% गलत आएगा। तो ये जो प्लस और माइनस की कन्फ्यूजन है, इसको दूर करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी का ज्ञान होना चाहिए। तो हम हल्की सी नज़र चिन्ह परिपाटी पर डालते हैं। तो जैसा कि हमने 10th में पढ़ा था, ग्राफ बनाए थे, तो ये एक्स अक्ष थी और ये वाई अक्ष थी, ये मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु के दाईं ओर जो मान होते हैं वो प्लस होते हैं और मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस। इसी प्रकार से मूल बिंदु से ऊपर की साइड प्लस और नीचे की साइड माइनस। बिल्कुल इसी पैटर्न से चिन्ह परिपाटी तैयार करना है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो यदि दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो हमें ये ध्यान रखना है कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं और ध्रुव को हम P से दर्शाते हैं। और यदि लेंस से संबंधित क्वेश्चन है तो लेंस में सभी दूरियां प्रकाश केंद्र से नापी जाती हैं और प्रकाश केंद्र को हम O से दर्शाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, अगर दर्पण से संबंधित क्वेश्चन है तो मूल बिंदु का काम ध्रुव करेगा और यदि लेंस से संबंधित क्वेश्चन है तो मूल बिंदु का काम प्रकाश केंद्र करेगा। तो मान लिया ये ध्रुव है या प्रकाश केंद्र है, तो यदि हम दाईं ओर ध्रुव या प्रकाश केंद्र के दाईं ओर कोई भी दूरी का चिन्ह लेंगे तो वो हमें प्लस लेना है और ध्रुव या प्रकाश केंद्र के बाईं ओर अगर दूरी नापेंगे तो उसका चिन्ह हम माइनस लेंगे। इसके अलावा वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई जब हम नापेंगे तो लंबाई हम देखेंगे मुख्य अक्ष के ऊपर या नीचे। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर नापी गई लंबाइयाँ धनात्मक लेना है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर नापी गई लंबाइयाँ ऋणात्मक लेना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लंबाई का चिन्ह देखेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि प्रकाश केंद्र या ध्रुव के दाईं ओर है या बाईं ओर। हमें केवल ये देखना है वस्तु या प्रतिबिंब की लंबाई जो हम नाप रहे हैं वो मुख्य अक्ष के ऊपर है कि नीचे है। अगर मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर लंबाई नापेंगे तो उसका चिन्ह प्लस लेंगे और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर अगर हम लंबाई नापेंगे तब उसका चिन्ह माइनस लेंगे। और दूरी नापते समय हमें ध्रुव या प्रकाश केंद्र के दाईं ओर या बाईं ओर देखना है। तो दाईं ओर प्लस और बाईं ओर माइनस लेना है। इसके अलावा हमें कुछ बातों का नॉलेज और होना चाहिए। जैसे ये दर्पण है, अवतल दर्पण है ये, और ये लेंस है, उत्तल लेंस है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर दर्पण के सामने कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा और दर्पण के पीछे अगर कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो ये प्रतिबिंब आभासी होगा। इसी प्रकार से
लेंस में अगर लेंस के दाईं ओर प्रतिबिंब बन रहा है तब वो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और लेंस के लेफ्ट साइड यदि प्रतिबिंब बन रहा है तब वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9.1, इसका मतलब अध्याय 9 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। 2.5 सेंटीमीटर साइज की कोई छोटी मोमबत्ती, इसका मतलब मोमबत्ती का साइज दिया हुआ है। मोमबत्ती मतलब एक वस्तु है, तो वस्तु की लंबाई दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो वस्तु की लंबाई को हम h1 से दर्शाते हैं, तो h1 बराबर 2.5 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, तो वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से दर्शाते हैं। इसका मान दिया है 36 सेंटीमीटर। 27 सेंटीमीटर दूर वस्तु रखी है, इसका मतलब वस्तु की दूरी दी है u 27 सेंटीमीटर। दर्पण से पर्दे को कितनी दूर रखेंगे उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो जाए। इसका मतलब पर्दा हम कहाँ रखेंगे कि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त हो जाए। तो पर्दे की दूरी हमें निकालना है दर्पण से, इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी को v से दर्शाते हैं, ये हमें निकालना है। इसके बाद प्रकृति और साइज कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसकी प्रकृति बताना है, और प्रतिबिंब का साइज मतलब प्रतिबिंब की लंबाई h2 निकालना है। तो h2 निकालने के लिए हम पहले आवर्धन m निकाल लेंगे, तो उससे h2 आसानी से निकल जाएगा। अब हमें चिन्ह देखना है कि कौन सा प्लस लेना है और कौन सा माइनस लेना है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पहचानना है कि किसकी बात चल रही है। तो क्वेश्चन में लिखा था अवतल दर्पण, तो ये अवतल दर्पण होता है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है। जहाँ प्रकार रखोगे वो वक्रता केंद्र होगा, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में एक पॉइंट होता है जो फोकस कहलाता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी ये वाली, इसको बोलते हैं त्रिज्या, और ध्रुव से फोकस तक की दूरी ये कहलाती है फोकस दूरी f, और ये ध्रुव से केंद्र तक की दूरी कैपिटल R। फोकस बीच में होता है, इसका मतलब फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसमें ध्रुव के लेफ्ट साइड फोकस है और ध्रुव के लेफ्ट साइड ही वक्रता केंद्र है। इसका मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों के चिन्ह माइनस आएंगे, तो वक्रता त्रिज्या हम लेंगे माइनस में, और वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेना है, चाहे दर्पण वाला क्वेश्चन हो या लेंस वाला क्वेश्चन हो, क्योंकि जब भी हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो वस्तु को हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं। अब h1 का चिन्ह, h1 मतलब वस्तु की लंबाई। तो जब भी हम रेखा चित्र बनाते हैं दर्पण या लेंस के द्वारा तो वस्तु को हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखते हैं, इसलिए इसका चिन्ह हमेशा हमें प्लस लेना है। अब इसके लिए हम एक सूत्र का उपयोग करेंगे, दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। लेकिन इसके लिए हमें फोकस दूरी की ज़रूरत है, तो पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे। तो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, तो f = R की वैल्यू रखेंगे हम -36/2, तो f = निकलेगा -18 सेंटीमीटर। ये हमारी फोकस दूरी आ गई। अब दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे, तो दर्पण सूत्र 1/f = 1/u + 1/v। तो 1/f की वैल्यू -18, 1/u -27 + 1/v।
तो -1/18 और ये माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/27 इक्वल 1/v। अब हम लघुत्तम लेंगे 18 और 27 का तो 54 आएगा। तो 18 का भाग 54 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो -3 ऊपर प्लस 27 दूनी 54 तो 2 इक्वल 1/v। -3 + 2 इसका मतलब -1/54 इक्वल 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो v इक्वल -54 सेंटीमीटर। तो v का चिन्ह जो आया है वो माइनस आया है, इसका मतलब प्रतिबिंब ध्रुव के लेफ्ट साइड बनेगा। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और दर्पण के सामने जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हमें मालूम चल चुकी है। प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति है वास्तविक और उल्टा। तो v की वैल्यू आ चुकी है -54 सेंटीमीटर और प्रकृति पता चल चुकी है कि प्रतिबिंब जो है वो है वास्तविक। अब हमें निकालना है H2। तो H2 निकालने से पहले हम निकालेंगे आवर्धन m इक्वल -v/u। तो m इक्वल -v की वैल्यू है -54/u, u की वैल्यू है -27, माइनस से माइनस कैंसिल और ये 27 से 54 2 बार तो m इक्वल निकला -2। तो इसका मतलब ये है कि m का चिन्ह माइनस आया है, मतलब प्रतिबिंब उल्टा बना है और m की वैल्यू 2 आई है। इसका मतलब प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो वस्तु के साइज से डबल होगा, क्योंकि m की वैल्यू 2 है। इसका मतलब आवर्धन 2 गुना होगा प्रतिबिंब का वस्तु की तुलना में। अब हम निकालेंगे H2। तो फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल H2/H1। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई इन दोनों के अनुपात को ही हम रैखिक आवर्धन कहते हैं। तो m की वैल्यू है -2 इक्वल H2 हमें निकालना है और H1 निकला हुआ है 2.5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H2 इक्वल -5 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की लंबाई है H2। तो वस्तु की लंबाई थी 2.5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की लंबाई निकली 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब डबल साइज का बना है और माइनस का मतलब उल्टा बना है। और इसी प्रकार से प्रतिबिंब की दूरी आई है -54 और वस्तु रखी थी -27। तो प्रतिबिंब जो दूर बना है वो भी वस्तु की दूरी से 2 गुनी दूरी पर बना है। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन में जोड़ा गया है कि यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, उसकी सहायता से समझेंगे। तो ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव है, ये केंद्र मान लिया, ये फोकस है। अब वस्तु जो रखी थी हमारी वो थी 27 सेंटीमीटर दूर और त्रिज्या थी 36। तो इतनी 36 है तो फोकस दूरी 18, तो 27 कहाँ आएगा, इधर बीच में। तो ध्रुव से ये वस्तु रखी है AB। तो इसका जो प्रतिबिंब बना था वो 54 सेंटीमीटर दूर बना था। तो 27 का डबल इधर, तो ये प्रतिबिंब बना और डबल साइज का बना तो इतना बड़ा मान लिया। तो ये प्रतिबिंब हो गया A', B'। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब मोमबत्ती को हम दर्पण की ओर खिसकाएंगे तो ये
पर्दे को किस साइड खिसकाना पड़ेगा, तो पर्दे को उधर ही खिसकाएंगे जहाँ प्रतिबिंब खिसकेगा। तो हमने जब अवतल दर्पण की 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनाए थे तब हमने ये देखा था जैसे जैसे वस्तु को हम पास लाते हैं तो प्रतिबिंब दूर हटता जाता है। तो जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की ओर खिसकाएंगे तो ये प्रतिबिंब पीछे की ओर खिसकेगा। इसका मतलब हमें दर्पण से पर्दे को दूर ले जाना पड़ेगा। लेकिन जब ये वस्तु फोकस पर पहुंच जाएगी तब प्रतिबिंब अनंत पर चला जाएगा, और जब इस वस्तु को हम फोकस के अंदर कर देंगे तब प्रतिबिंब आभासी बनेगा जिसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हमें आंसर लिखना है। अब क्वेश्चन देखते हैं 9.2। 4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई है। तो सुई का साइज है मतलब वस्तु की लंबाई दी हुई है, H1 की वैल्यू है 4.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से, तो उत्तल दर्पण है इस क्वेश्चन में, तो ये उत्तल दर्पण होता है। इसका ध्रुव, फोकस और ये केंद्र है। तो फोकस दूरी ध्रुव से राइट साइड है इसलिए प्लस, और वक्रता त्रिज्या भी प्लस क्योंकि ध्रुव से राइट साइड है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी प्लस होगी और फोकस दूरी भी प्लस होगी। तो फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तो प्लस में लेंगे इसको हम। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेना है। तो u का मान -12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन लिखिए। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, v इक्वल क्वेश्चन मार्क, आवर्धन m इक्वल क्वेश्चन मार्क, और हम H2 भी निकाल लेंगे और उसकी प्रकृति भी बता देंगे। अगर उनने पूछा प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए तो ये सब बातें हम निकाल सकते हैं। तो इसके लास्ट में जोड़ा हुआ है कि जब सुई को दर्पण से दूर ले जाते हैं तो वर्णन करना है। तो जब हम उत्तल दर्पण के सामने वस्तु रखते हैं, तो मान लिया ये सुई रखी है 12 सेंटीमीटर दूर, तो हमें मालूम है उत्तल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। तो इधर कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। तो हम ये देखेंगे कि ये दूरी 12 सेंटीमीटर है हमारी, और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। तो अभी हम U, V और F इन तीनों से संबंधित सूत्र होता है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र होता है 1/F इक्वल 1/U प्लस 1/V। तो 1/F की वैल्यू 15, U की वैल्यू -12, V हमें निकालना है। तो 1/15, इस माइनस को इस साइड लाएंगे तो प्लस का 1/12 बराबर 1/V। 15 और 12 का लघुत्तम LCM आएगा 60, 15 चौको 60 4 बार, प्लस 12 पंचे 60 5 बार भाग जाएगा, तो 1/V। तो ये आ गया 9/60 बराबर 1/V। या त्रियक गुणा करेंगे तो 9V इक्वल 60। तो V इक्वल आ गया 60/9 सेंटीमीटर, और भाग देंगे हम तो V इक्वल मिलेगा 6, 9 6 54 दशमलव, फिर 6 बचेगा, फिर 60 होगा तो 6.6666 आता रहेगा। इसका मतलब 6.67 सेंटीमीटर। ये हमारा प्रतिबिंब V का मान आ चुका है 60/9 सेंटीमीटर या फिर 6.67 सेंटीमीटर।
अब हम ये देखते हैं कि v का जो चिन्ह आया है वो प्लस में आया है। प्लस में आया है मतलब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, और दर्पण के पीछे जब बनता है तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी और सीधा। तो प्रकृति हमें मालूम चल गई कि प्रकृति होगी आभासी और सीधा। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बना है? 6.67। तो 6.67, तो ये फोकस दूरी कितनी थी? 15। तो 15 की आधी 7.5, थोड़ा सा इधर कहीं बना होगा और छोटा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बन चुका है। अब हम इसकी हाइट देखेंगे। तो हाइट निकालने के लिए हम पहले आवर्धन निकालेंगे। तो आवर्धन का सूत्र होता है m इक्वल -v/u। तो m इक्वल माइनस v की वैल्यू रखेंगे 60/9 और इनटू u का मान रखेंगे हम -12। तो माइनस से माइनस और 12 पंचे 60। तो m की वैल्यू आएगी 5/9। तो m का चिन्ह प्लस आया, मतलब प्रतिबिंब सीधा बना है। अब हम प्रतिबिंब की लंबाई निकालेंगे। तो सूत्र यूज करेंगे m इक्वल h2/h1। तो m की वैल्यू है 5/9 बराबर h2/h1 की वैल्यू है 4.5। तो 4.5 को इधर लाएंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो 5 × 4.5/9 h2, तो 4.5 है ये। तो ये 2 बार कटेगा और 5/2। 5/2 मतलब 5 का आधा। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। तो ये जो प्रतिबिंब बना है वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा बना है, मतलब वस्तु से छोटा बना है। तो इसके थ्योरेटिकल पोर्शन का आंसर हम दे सकते हैं कि जैसे जैसे सुई को दर्पण से दूर ले जाया जाता है तो ये प्रतिबिंब फोकस की ओर खिसकने लगता है और इसका साइज भी कम होता जाता है। और जब ये सुई अनंत पर चली जाएगी तब ये प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा और बिंदु के बराबर बनेगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9.3। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। तो मान लो एक टैंक है, ये जल से भरा हुआ है। कितनी ऊंचाई तक भरा है? ये 12.5 सेंटीमीटर। तो ये पूरा जल से भरा हुआ है और ये ऊंचाई दी हुई है 12.5 सेंटीमीटर। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी किसी सुई की आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। तो इधर तली में एक सुई पड़ी है और सूक्ष्मदर्शी से हम देख रहे हैं, तब उसकी गहराई आ रही है 9.4 सेंटीमीटर। तो मान लिया ये गहराई है 9.4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये सुई वास्तव में 12.5 सेंटीमीटर गहराई पर है, लेकिन जब इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा गया तो इसकी जो गहराई है वो 9.4 सेंटीमीटर मापी गई। इसका मतलब ये आभासी गहराई है। जल का अपवर्तनांक क्या है? तो जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो दिया गया है वास्तविक गहराई, तो h इक्वल 12.5 सेंटीमीटर और आभासी गहराई h डैश इक्वल 9.4 सेंटीमीटर। तो अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो सूत्र यूज करेंगे हम अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो मान रखेंगे हम, तो म्यू इक्वल h की वैल्यू है 12.5 और h डैश है 9.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा तो म्यू इक्वल मिलेगा 125/94। तो 125 में हम 94 का जब भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1.32।
3 और अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। तो अब इस क्वेश्चन का आगे का पोर्शन देखते हैं। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव से प्रतिस्थापित करने पर, इसका मतलब अब जल हटा दिया गया और जल की जगह इसमें कोई दूसरा द्रव भर दिया। इस द्रव का अपवर्तनांक है 1.63। तो ये पूछा गया है कि सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर या नीचे ले जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें आभासी गहराई पहले निकालना पड़ेगी। तो फिर से हम उसी सूत्र का यूज करेंगे, म्यू इक्वल वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो म्यू की वैल्यू है 1.63 इक्वल वास्तविक गहराई है 12.5 और आभासी गहराई अब देखते हैं कितनी मापी जाएगी। तो एच डैश इक्वल 12.5, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया 1.63। ये पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ाना पड़ेगी ऊपर, तो ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होगा। तो एच डैश इक्वल मिलेगा हमें 1250 बटे 163 और 1250 में जब हम 163 का भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब जल भरा हुआ था तब ये आभासी गहराई थी 9.4 सेंटीमीटर और जब जल हटाकर कोई द्रव भर दिया तब आभासी गहराई निकली 7.7 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब और ऊपर बना। तो हमें सूक्ष्मदर्शी को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा, लेकिन कितना ले जाना पड़ेगा, वो अंतर कितना हुआ है। पहले बन रहा था आभासी गहराई 9.4 और अब बन रही है आभासी गहराई 7.7। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 14 में 7 गया 7 और ये 8 में से 7 गया 1, मतलब 1.7 सेंटीमीटर। तो 1.7 सेंटीमीटर हमें सूक्ष्मदर्शी को ऊपर की ओर खिसकाना पड़ेगा ताकि सुई का प्रतिबिंब फोकस हो सके। क्वेश्चन नंबर 9.7। अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कांच का अपवर्तनांक 1.55 सेंटीमीटर और उभय उत्तल लेंस बनाएंगे। उभय उत्तल लेंस मतलब जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हों, उत्तल मतलब उठे हुए। तो ये उभय उत्तल लेंस होता है, ये ठोस है। समान वक्रता त्रिज्या, तो ये जो पहला पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी R1, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा जो पृष्ठ है ये वाला, इसकी वक्रता त्रिज्या इस साइड आएगी, तो R2 का चिन्ह हम माइनस में लेंगे। और ये दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। तो यदि हम R1 का मान R मान लें तो R2 का मान होगा -R, क्योंकि बराबर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या मतलब R की वैल्यू हमें निकालना है। तो R इक्वल क्वेश्चन मार्क R1 R2 F म्यू, इन सबसे संबंधित एक सूत्र होता है लेंस निर्माता का सूत्र। तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे। तो लेंस निर्माता का सूत्र है 1/F इक्वल म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। इसमें हम सभी के मान रखेंगे। तो 1/F, तो F की जगह रखेंगे हम 20, म्यू 1.55 माइनस 1/R1 की जगह R रखेंगे, R2 की जगह -R। 1/20 बराबर 1.55 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.55 बचेगा। 1/R माइनस और माइनस प्लस 1/R।
1/20 बराबर 0.55 1/r और 1/r जुड़ जाएंगे तो 2/r। अब हम त्रियक गुणा करेंगे तो r इधर आ जाएगा, 20 इधर चला जाएगा, तो r इक्वल 0.55 इंटू 2 इंटू 20, तो r इक्वल मिला 0.55 इंटू 20 दूनी 40, तो r इक्वल, अब इन दोनों गुणा करेंगे हम तो 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 22 और एक जीरो और है और 2 अंक के पहले दशमलव, तो इसका मतलब r जो निकला हमारा वो निकला 22 सेंटीमीटर। तो ये वक्रता त्रिज्या 22 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 9.9, 3.0 सेंटीमीटर ऊंची कोई बिंब है, तो वस्तु की लंबाई दी है, वस्तु की लंबाई मीन्स h1 3.0 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल लेंस, तो इसमें अवतल लेंस है, तो ये अवतल लेंस होता है जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ये इसका प्रकाश केंद्र है, ये मुख्य अक्ष है, और अवतल लेंस का मुख्य फोकस लेफ्ट साइड होता है, तो इसकी फोकस दूरी हम माइनस में लेंगे, तो फोकस दूरी दी हुई है 21 सेंटीमीटर, तो f इक्वल -21 सेंटीमीटर। वस्तु 14 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो u बराबर -14 सेंटीमीटर। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन करना है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति, प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा या छोटा बनेगा तो आवर्धन, और प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी ये हमें निकालना है। क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती जाती है, तो थ्योरेटिकल आंसर हम बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो u, f, v इन तीनों से संबंधित लेंस सूत्र होता है, तो लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू है -21, v हमें निकालना है, u की वैल्यू है -14, तो -1/21, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस 1/14 इधर लाएंगे हम, तो माइनस हो जाएगा 1/14 बराबर बचा 1/v। अब हम 21 और 14 का लघुत्तम लेंगे तो 42 आएगा, तो 21 दूनी 42 और 14 त्री 42, तो 1/v। तो -2 और -3 जुड़ेगा तो -5/42 बराबर 1/v। त्रियक गुणा करेंगे हम तो 5v इक्वल -42, तो v की वैल्यू आएगी -42/5, इसका मतलब v का मान आया 8.4 सेंटीमीटर। तो v का चिन्ह माइनस आया, इसका मतलब प्रतिबिंब लेफ्ट साइड बनेगा, और लेंस में जब लेफ्ट साइड इस साइड बनता है तब वो प्रतिबिंब आभासी होता है। तो प्रकृति हमें मालूम चल चुकी है, आभासी होगा और आभासी हमेशा सीधा होता है। तो v की वैल्यू हमारी आ चुकी है -8.4 सेंटीमीटर, और प्रकृति मालूम हो चुकी है आभासी, और आभासी होगा तो सीधा भी होगा। अब हम निकालेंगे m की वैल्यू, आवर्धन। तो आवर्धन का सूत्र लगाएंगे हम, m इक्वल v/u। तो दर्पण के केस में ये माइनस होता है और लेंस वाले केस में ये प्लस होता है। तो m इक्वल v की वैल्यू है -8.4 और u की वैल्यू है -14,
तो m इक्वल निकलेगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये 84 अपॉन 140, ये पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो बढ़ा दी। अब 14 से कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 10 और 14 छिंग 84, तो m इक्वल मिला 6/10। 6/10 मीन्स 0.6, तो ये आवर्धन का आंसर है। इसका मतलब 0.6 मतलब छोटा है, तो ये प्रतिबिंब छोटा बना है। अब हम ये देखते हैं कि उसकी लंबाई कितनी होगी, तो एक और सूत्र का यूज करेंगे हम, परिभाषा वाला, m इक्वल h2/h1। तो m की वैल्यू आई है 0.6 इक्वल h2/h1 दिया हुआ था 3.0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें मिलेगा h2 इक्वल 0.6 इंटू 3.0, तो h2 इक्वल तीछिंग 18, तो 1.8 सेंटीमीटर। तो ये प्रतिबिंब की लंबाई आ चुकी है 1.8, तो आवर्धन निकला हमारा 0.6 मतलब छोटा आया, और उसकी लंबाई प्रतिबिंब की आई है 1.8 सेंटीमीटर। अब हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन का आंसर देखेंगे। इसमें पूछा था कि क्या होता है जब बिंब लेंस से दूर हटती है। तो ये वस्तु 14 सेंटीमीटर दूर रखी थी, तो ये है 21 सेंटीमीटर, और 14 मान लो इधर थी, तो ये वस्तु रखी थी इधर, तो इसका प्रतिबिंब बना हुआ है -8.4, मतलब इसी साइड बना है, और 8.4 मतलब और कम, तो ये प्रतिबिंब बना और ये छोटा बना, तो ये मान लिए प्रतिबिंब बना a', b'। तो जैसे जैसे हम इस बिंब को, वस्तु को लेंस से दूर ले जाते जाएंगे, तो ये प्रतिबिंब भी लेंस से दूर वस्तु की ही ओर आता जाएगा, और प्रतिबिंब का साइज छोटा होता जाएगा, और जब ये वस्तु अनंत पर पहुंच जाएगी तब ये प्रतिबिंब फोकस पर आ जाएगा और उसका आकार बिंदु के समान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9.10। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। इन दोनों को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। इस संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और ये संयुक्त लेंस अभिसारी होगा या अपसारी होगा, ये हमें बताना है। तो जैसे ये उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी होती है प्लस, तो इसका मतलब पहले लेंस की फोकस दूरी प्लस में लेंगे हम 30 सेंटीमीटर, और इसके संपर्क में इधर एक अवतल लेंस रखा गया है। तो ये संपर्क में एक अवतल लेंस रखा है और इसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में। तो जो संयुक्त लेंस बनेगा इसकी फोकस दूरी हमें निकालना है, और ये लेंस जो बनेगा वो अपसारी होगा या अभिसारी होगा। अभिसारी मतलब जो लेंस प्रकाश की किरणों को एकत्रित कर दे, तो एकत्रित कौन करता है? उत्तल लेंस। और अपसारी मतलब जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैला दे, तो फैलाता कौन है? अवतल लेंस। तो इसका मतलब हमें आंसर में यह बताना है कि ये उत्तल लेंस बना होगा फाइनल या अवतल लेंस। तो पहले हम फोकस दूरी निकालते। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। तो इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के एक सूत्र बनाएंगे लघुत्तम लेके। तो ये सूत्र बनेगा हमारा f इक्वल f1 इंटू f2 अपॉन f1 प्लस f2। इसमें हम मान रखेंगे। तो f1 का मान है 30, f2 का मान है -20, f1 30
प्लस F2 की वैल्यू है -20। तो F इक्वल ऊपर गुणा करेंगे तो -600 आएगा और नीचे 30 और प्लस माइनस मतलब -20, तो कितना बचेगा 10। तो 0 0 कैंसिल। तो ये जो संयुक्त लेंस बना है उसकी फोकस दूरी निकली -60 सेंटीमीटर और माइनस फोकस दूरी आई है। इसका मतलब ये संयुक्त लेंस अवतल लेंस होगा, मतलब ये संयुक्त लेंस अपसारी लेंस की तरह कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 9.13, किसी छोटी दूरबीन, मतलब इसमें दूरदर्शी की बात चल रही है, तो अभिदृश्य की फोकस दूरी दी हुई है। अभिदृश्य की फोकस दूरी को हम दर्शाते हैं FO से। इसका मान दिया है 144 सेंटीमीटर। और नेत्रिका की फोकस दूरी मतलब FE, इसका मान दिया हुआ है 6.0 सेंटीमीटर। और आवर्धन क्षमता M बराबर क्वेश्चन मार्क। और अभिदृश्यक और नेत्रिका के बीच पृथक्तन दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे ये अभिदृश्यक लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है, तो नेत्रिका लेंस छोटा होता है आई लेंस, और ये अभिदृश्यक है ऑब्जेक्टिव लेंस। हमें इन दोनों लेंसों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, या ये कहें कि हमें दूरदर्शी की नली की लंबाई ज्ञात करना है। तो जब हमने दूरदर्शी का डायग्राम बनाया था डेरिवेशन करते समय, तो इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना था वो इसके फोकस पर बनता है। तो मान लिया हमने इधर प्रतिबिंब बना है ये इस लेंस के द्वारा, तो ये पॉइंट इस लेंस का फोकस है। इसका मतलब ये दूरी हो गई FO, इधर से इधर तक। ये प्रतिबिंब जो इस लेंस के द्वारा बना है वो प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है, तो ये इसके लिए वस्तु है। और जब हम सामान्य समायोजन की कंडीशन लगाते हैं, सामान्य समायोजन मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, और अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनेगा, जब वस्तु फोकस पर होगी। इसका मतलब ये इसके लिए वस्तु है और ये दूरी होगी वस्तु की दूरी, और ये होगी फोकस दूरी के बराबर सामान्य समायोजन की स्थिति में। तो ये हो गई इधर से इधर तक हो गई FE और ये हो गई FO। इसका मतलब टोटल नली की लंबाई FO प्लस FE, या ये कहें दोनों लेंसों के बीच की दूरी FO प्लस FE। तो सबसे पहले हम M का सूत्र लगाएंगे, आवर्धन क्षमता सामान्य समायोजन की कंडीशन में -FO अपॉन FE। तो M इक्वल -FO का मान है 144, FE का मान है 6.0। 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 2 बचेगा 24 होगा, 6 चौको 24, तो -24 इसकी आवर्धन क्षमता हो गई। मतलब प्रतिबिंब अंतिम कैसा बनेगा, उल्टा, लेकिन कितने गुना बड़ा बनेगा, 24 गुना। अब हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी मतलब नली की लंबाई निकालते हैं। तो FO प्लस FE, तो L इक्वल FO का मान है 144 प्लस FE का मान है 6, तो L आ गया 150 सेंटीमीटर। इसका मतलब दोनों लेंसों के बीच की दूरी होगी 150 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9.16, किसी मेज के ऊपरी पृष्ठ पर जड़ी एक छोटी पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देखा जाता है। तो मान लिया ये हमारे पास एक मेज है, इस मेज में एक पिन जड़ी हुई है। तो मान लिया ये पिन इसमें जड़ी हुई है, इस पिन को 50 सेंटीमीटर ऊंचाई से देख रहे हैं हम। मान लिया इधर से देखा जा रहा है। 15 सेंटीमीटर मोटे आयताकार कांच के गुटके को मेज के पृष्ठ के समांतर पिन और नेत्र के बीच रखकर, अब इधर नेत्र और पिन इनके बीच में एक कांच का आयताकार गुटका रख देंगे, जिसकी मोटाई क्वेश्चन में दी हुई है 15 सेंटीमीटर।
उसी बिंदु से देखने पर पिन नेत्र से कितनी दूर दिखाई देगी। और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। क्या उत्तर गुटके की अवस्थिति पर निर्भर करता है। तो हम ये आंसर लिख देंगे लास्ट में कि जो हमारा आंसर है वो गुटके की स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि वास्तव में ये जो पिन है वो इतनी गहराई पर है, इतनी गहराई मतलब 15 सेंटीमीटर। तो वास्तविक गहराई h दी हुई है 15 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5 और आभासी गहराई हमें निकालना है। तो आभासी गहराई और अपवर्तनांक और वास्तविक गहराई से संबंधित सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो मान रखेंगे 1.5, h का मान है 15, h डैश की वैल्यू निकालना है तो h डैश को इधर लाएंगे, 1.5 को इधर लाएंगे तो h डैश इक्वल मिलेगा, पॉइंट हटेगा तो 150 बटे 15। तो h डैश आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। मतलब जो पिन वास्तव में 15 सेंटीमीटर गहराई पर रखी है वो हमें दिखाई देगी 10 सेंटीमीटर गहराई पर, मतलब इसका प्रतिबिंब ऊपर बनेगा इतना। तो ये हो गया 10 सेंटीमीटर गहराई। इसका मतलब ये हुआ कांच के गुटके को रखने से ये जो पिन थी वो हमें 5 सेंटीमीटर ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 9.18। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक दीवार पर एक बल्ब लगा हुआ है। तो मान लिया ये दीवार है, इसमें ये छोटा सा बल्ब लगा हुआ है। इस बल्ब का एक बड़े उत्तल लेंस के द्वारा सामने की दीवार पर हम प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे और दोनों दीवारों के बीच की दूरी दी हुई है 3 मीटर और इस दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हमें ये बताना है कि ये जो लेंस प्रयुक्त किया जा रहा है इस लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस से इस दीवार तक की दूरी होगी वस्तु की दूरी और लेंस से इस दीवार तक की दूरी होगी प्रतिबिंब की दूरी। तो इस लेंस से ये वाली दूरी हम मान लेते हैं x मीटर। तो ये बची खुची दूरी होगी 3 - x मीटर। इसका मतलब ये हुआ वस्तु की दूरी हो गई x मीटर u और प्रतिबिंब की दूरी हो गई 3 - x मीटर और वस्तु की दूरी माइनस में लेंगे और फोकस दूरी अधिकतम हमें ज्ञात करना है। तो u v f इन तीनों से संबंधित लेंस सूत्र का उपयोग हम करेंगे। तो लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। मान रखेंगे तो 1/f इक्वल v का मान रखना है हमें 3 - x माइनस 1/u का मान रखेंगे -x। तो 1/f इक्वल 1/3 - x और माइनस प्लस हो जाएगा 1/x। तो 1/f इक्वल इन दोनों का लघुत्तम आएगा 3 - x इंटू x। तो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो x प्लस 3 - x। x से x कैंसिल होगा तो 1/f इक्वल मिलेगा 3/3 - x इंटू x। तो 1/f इक्वल 3 ये मल्टीप्लाई करेंगे x का तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्ग समीकरण बनाएंगे और वर्ग समीकरण को हल करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 3f इक्वल मिलेगा, f का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो 3f इक्वल इसका 1 में होगा तो 3x माइनस एक्स स्क्वायर
तो इन दोनों को हम इस साइड लाएंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x, क्योंकि ये प्लस का होगा ये माइनस का होगा, और 3f इक्वल 0। तो ये बन गया हमारा वर्ग समीकरण। तो वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो इसका सूत्र होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक है वो है a, x का गुणांक b, और कांस्टेंट जो पद है वो होता है c। तो हमारे सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, इसका मतलब a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 3f। तो ये वाला सूत्र हम उपयोग करेंगे इधर। तो हमारा आंसर मिलेगा x इक्वल माइनस बी, बी मीन्स -3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मीन्स -3 का स्क्वायर और -4 इंटू ए मतलब 1 और c मतलब 3f अपॉन 2a मतलब 1। तो एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 और 4 3 12 f अपॉन 2। अब हमें ये मालूम है कि अगर हमें x का वास्तविक मान चाहिए तो ये जो रूट के अंदर पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम विविक्त कर कहते हैं, इसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ x के वास्तविक मान के लिए रूट के अंदर जो आया है 9 माइनस 12f, इसका मान 0 से बड़ा होने चाहिए या बराबर भी चल सकता है। तो -12f को उस तरफ ले जाएंगे हम, तो 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12f, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 12f का मान छोटा होने चाहिए या बराबर होने चाहिए 9 से। तो f का जो मान है वो छोटा होगा या बराबर होगा 9/12। 12 को उधर ले जाएंगे तो बटे में आ जाएगा। इसका मतलब f की जो वैल्यू है वो 9/12 से छोटी होने चाहिए। वैसे तो f का मान इससे छोटा होने चाहिए, तो f का ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना हो सकता है? f मैक्सिमम हो सकता है 9/12 के बराबर। इसका मतलब f मैक्सिमम बराबर 3/4, और 3/4 मतलब 0.75। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9.27। किसी दूरबीन के अभिदृश्य की फोकस दूरी 140 सेंटीमीटर और नेत्र की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। तो इसमें दूरदर्शी की बात है, तो क्वेश्चन में दिया है अभिदृश्य की फोकस दूरी मतलब FO, इसका मान है 140 सेंटीमीटर, और नेत्रिका की फोकस दूरी मतलब FE, इसका मान है 5.0 सेंटीमीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन की आवर्धन क्षमता हमें ज्ञात करना है, और आवर्धन क्षमता हमें 2 कंडीशंस में ज्ञात करना है। पहला केस है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अंतिम जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनने चाहिए? अनंत पर। और अनंत पर जब अंतिम प्रतिबिंब बनता है तो उसे ही बोलते हैं सामान्य समायोजन। और दूसरे केस में अंतिम जो प्रतिबिंब है वो 25 सेंटीमीटर दूर बनने चाहिए। 25 सेंटीमीटर दूर मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, जिसे बुक में लिखा हुआ है स्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। तो ये 2 कंडीशंस में हमें आंसर निकालना है आवर्धन क्षमता का मान। तो पहली कंडीशन है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो इस स्थिति को हम सामान्य समायोजन की स्थिति भी बोलते हैं। तो इस स्थिति में सूत्र होता है हमारा
m इक्वल माइनस FO अपॉन FE मान रख देंगे हम, तो m इक्वल मिलेगा माइनस FO का मान है 140 और FE का मान है 5.0 मीन्स 5। तो m इक्वल माइनस 5 से काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, 28। ये पहली कंडीशन का आंसर है। और दूसरी कंडीशन में सूत्र लगाएंगे हम m बराबर माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन D। इसमें मान रखेंगे तो m इक्वल माइनस FO अपॉन FE का मान रखेंगे तो 140/5 ब्रैकेट 1 प्लस FE का मान है 5/D का मान है 25। D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो m इक्वल मिला माइनस, ये कटेगा तो ये आ जाएगा 28 और 25 एकम 25 और 5 30, 30/25। तो 5 से काटेंगे हम, 5 25, 5 छिक्का 30। तो m इक्वल 6 का गुणा 28 में करेंगे तो 6 8 48 की 8 हासिल की 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो माइनस 168/5 और 5 का हम भाग देंगे तो 5 3 15, इधर हो जाएगा 18, फिर 5 3 15 और बचेगा 3 तो 0.6। तो सेकंड स्थिति में हमारा आंसर होगा -33.6। तो ये पहली स्थिति का आंसर है -28 और दूसरी स्थिति का आंसर है -33.6। इस प्रकार से हमने 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिए हैं जो परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब 5 क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के करेंगे, तो इस प्रकार हमारे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 9.3। उदाहरण 9.3। कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण की बात है इस क्वेश्चन में, तो ये अवतल दर्पण है। इसका केंद्र और फोकस दोनों ध्रुव के लेफ्ट साइड होता है। इसका मतलब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी। तो वक्रता त्रिज्या दी हुई है, r की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, तो ये हम माइनस में लेंगे। और पहली स्थिति में 10 सेंटीमीटर और दूसरी स्थिति में 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। इसका मतलब इसमें 2 क्वेश्चन हैं। पहली कंडीशन में वस्तु की दूरी है 10 सेंटीमीटर और दूसरी स्थिति में वस्तु की दूरी u का मान है 5 सेंटीमीटर। दोनों माइनस में लेंगे। प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगा या आभासी होगा, और आवर्धन मतलब m हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। तो पहला पार्ट हम हल करेंगे। तो u, v और f 3 चीज़ों से संबंधित दर्पण सूत्र लगाएंगे, लेकिन पहले हम फोकस दूरी निकालेंगे जो दोनों स्थितियों के लिए कॉमन होगी। तो फोकस दूरी कितनी आएगी, f इक्वल होता है r/2, मतलब f इक्वल r की वैल्यू -15/2, तो f इक्वल मिलेगा -7.5 सेंटीमीटर। तो ये फोकस दूरी हम उपयोग में लाएंगे। तो दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। सभी के मान रखेंगे। तो 1/f की वैल्यू है -7.5 इक्वल 1/u है पहली कंडीशन में -10 प्लस 1/v। तो माइनस ये हो जाएगा 10/75, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ेगी, और -1/10 को हम इस साइड लाएंगे तो +1/10 बराबर 1/v। अब हम इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो ये आएगा 150
तो 75 दूनी और 2 का गुणा 10 में होगा तो ये होगा 20 प्लस 10 का कितनी बार जाएगा इसमें भाग 15 बार, तो बराबर 1/v। तो -20 और +15 मतलब -5/150 तो 1/v। तो 5 से कैंसिल करेंगे तो 1/30, तो त्रियक गुणा करेंगे तो v बराबर आएगा -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जब वस्तु 10 सेंटीमीटर दूर रखेंगे तब प्रतिबिंब बनेगा -30 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन में प्रतिबिंब की दूरी आ गई हमारी -30 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी का चिन्ह आया है माइनस, इसका मतलब प्रतिबिंब इस साइड बना है दर्पण के सामने, और दर्पण के सामने जब प्रतिबिंब बनता है तब उसकी प्रकृति होती है वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो गई वास्तविक एवं उल्टा। अब हमें आवर्धन m की वैल्यू निकालना है। तो आवर्धन m का सूत्र लगाएंगे हम -v/u। तो m इक्वल निकलेगा -v की जगह रखेंगे -30 और u की जगह रखेंगे -10, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो m इक्वल आ गया -3। इसका मतलब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा और 3 गुना बड़ा बनेगा। तो m की वैल्यू फर्स्ट कंडीशन में आ गई -3। तो इस प्रकार से हमारा पहला केस सॉल्व हुआ। अब हम दूसरा केस सॉल्व करेंगे। इस स्थिति में u हमें लेना है -5, फोकस दूरी यही लेंगे और v हमें निकालना है। तो फिर से हम दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। तो 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो इसमें हम मान रखेंगे तो 1/-7.5 इक्वल 1/u की जगह अब -5 लेना है प्लस 1/v। तो ये हो जाएगा -10/75 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस 1/5 बराबर 1/v। लघुत्तम लेंगे हम तो 75 ही आ जाएगा। तो ऊपर आएगा -10 प्लस इधर आएगा 15 बराबर 1/v। तो 15 - 10 मतलब 5 प्लस का बचेगा बराबर 1/v। त्रियक गुणा करेंगे तो 5v इक्वल 75। तो v इक्वल आ जाएगा 75/5। 75/5 मतलब 15। तो v का मान आ गया 15 सेंटीमीटर। तो सेकंड केस में v की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। अब चूंकि v का चिन्ह प्लस आया है, इसका मतलब ये प्रतिबिंब ध्रुव के राइट साइड बना है, तो दर्पण के पीछे बना है, और दर्पण के पीछे जब प्रतिबिंब बनता है तब उसकी प्रकृति होगी आभासी व सीधा। अब हमें सेकंड केस में m निकालना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे m इक्वल -v/u। तो m इक्वल -v की वैल्यू रखेंगे 15 और अपॉन u की वैल्यू रखेंगे -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 एकम 5, 5 3 15। तो m आ गया 3। तो सेकंड केस में आवर्धन कितना आया 3। उदाहरण नंबर 9.4। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि मान लो हम स्थिर कार में बैठे हुए हैं, कार खड़ी है, उसमें जो साइड गिलास लगा हुआ है उसकी वक्रता त्रिज्या है 2 मीटर। तो कार में जो साइड गिलास रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, तो उसकी फोकस दूरी प्लस में रहती है, तो वक्रता त्रिज्या भी प्लस में रहेगी। तो क्वेश्चन में वक्रता त्रिज्या दी हुई है साइड गिलास की 2 मीटर। इसका मतलब फोकस दूरी निकलेगी अपनी r/2 2/2 मतलब 1 मीटर।
तो 1 मीटर फोकस दूरी का साइड ग्लास लगा है। उस साइड ग्लास में किसी धावक को अपनी ओर आता हुआ हम देख रहे हैं। तो धावक की स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड। मतलब जैसे ये साइड ग्लास लगा है, इसमें हम देख रहे हैं, तो पीछे से धावक हमारी ओर दौड़ता हुआ आ रहा है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। तो हमें ये बताना है कि उसका जो प्रतिबिंब साइड ग्लास में बन रहा है वो कितनी चाल से दौड़ता प्रतीत होगा। और जबकि धावक की दूरियां दी हुई हैं, तो क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स दिए ABCD, तो 4 अलग अलग दूरियां दी हैं। तो हम इस वीडियो में एक दूरी के लिए कैलकुलेशन करते हैं। आप लोग बिल्कुल उसी जैसी मेथड लगाकर बाकी की भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो पहली कंडीशन में ए पॉइंट में धावक हमसे 39 मीटर दूर है, तो U वस्तु की दूरी माइनस में लेते हैं 39 मीटर। तो जब धावक 39 मीटर दूर है हमसे, तब उसका प्रतिबिंब कितनी स्पीड से दौड़ता हुआ हमें लगेगा, ये निकालना है। तो पहली कंडीशन में U हमने 39 मीटर लिया हुआ है, तो इस स्थिति में पहले हम प्रतिबिंब देखें कि कहाँ बनेगा। तो U V F, इन तीनों संबंधित सूत्र दर्पण सूत्र 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो 1/f की वैल्यू 1 इक्वल 1/u माइनस 39 प्लस 1/v। तो 1 माइनस को इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/39 बराबर 1/v। तो लघुत्तम लेंगे तो 39 से कम 39 और 1 40, तो 40/39 बराबर 1/v। तो v की वैल्यू निकली 39/40 मीटर। तो जब धावक हमसे 39 मीटर दूर है, तब उसका प्रतिबिंब बन रहा है 39/40 मीटर। अब हम देखें 1 सेकंड बाद। तो 1 सेकंड बाद तो धावक की स्पीड है 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये कांस्टेंट स्पीड से दौड़ता हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब 1 सेकंड में वो कितना आगे बढ़ रहा है, 5 मीटर। तो 1 सेकंड में वो 5 मीटर हमारे पास आ गया। तो 1 सेकंड बाद धावक की जो दूरी है वो बचेगी, पहले थी 39 मीटर, अब वो हमारी ओर आ रहा है तो 5 कम हो गया। तो कितना बचा, U इक्वल -34 मीटर। अब 1 सेकंड बाद वो हमसे 34 मीटर दूरी पर बचा है। अब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वो हम निकालेंगे। तो प्रतिबिंब निकालते हैं, कहाँ बनेगा। तो फिर से दर्पण सूत्र का उपयोग करेंगे। 1/f इक्वल 1/u प्लस 1/v। तो 1/f, f की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, इक्वल 1/u कितना हो गया अब -34 प्लस 1/v। तो फिर से इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 1/34 बराबर 1/v। तब लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 35/34 बराबर 1/v। तो फिर से v का मान निकालेंगे हम, तो ये आएगा 34/35 मीटर। तो 1 सेकंड बाद उसका प्रतिबिंब इतनी दूर बना। तो इसका मतलब ये हुआ 1 सेकंड में प्रतिबिंब का विस्थापन कहाँ से कहाँ हुआ, इधर से इधर तक। तो 1 सेकंड में प्रतिबिंब का विस्थापन निकालेंगे हम। तो 1 सेकंड में प्रतिबिंब का विस्थापन हुआ, पहले बना था 39/40 मीटर दूरी पर, और अब बना है 34/35 मीटर की दूरी पर। तो प्रतिबिंब का विस्थापन निकालने के लिए उसमें से इसको माइनस किया, तो इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 1400 आएगा। तो ऊपर आएगा 1365 माइनस 1360, इसका मतलब 5/1400।
और काटेंगे तो 1/280 मीटर। तो 1 सेकंड में प्रतिबिंब का विस्थापन हुआ है 1/280 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब धावक 39 मीटर से 34 मीटर तक हमारे पास आया है, उस समय उसके प्रतिबिंब की जो चाल होगी वो होगी 1/280 मीटर प्रति सेकंड। उदाहरण नंबर 9.5। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है और मान दिया हुआ है अपवर्तनांक का और वक्रता त्रिज्या प्लस में दी है। इसका मतलब उत्तल गोलीय पृष्ठ है। तो ये उत्तल गोलीय पृष्ठ है। ये जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक n इक्वल लिखा हुआ है 1.5 अपन म्यू से दर्शाते हैं और इसकी वक्रता त्रिज्या है 20। तो इसका जो केंद्र होगा वो राइट साइड होगा, प्लस में होगा। तो r इक्वल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और अपवर्तनांक म्यू दिया हुआ है 1.5, n भी लिख सकते हैं। और प्रकाश स्रोत की कांच के पृष्ठ से दूरी मतलब वस्तु की दूरी 100 सेंटीमीटर है, माइनस में लेंगे हम। इसका मतलब इधर रखा है मान लो प्रकाश स्रोत और ये दूरी दी हुई है 100 सेंटीमीटर। तो ये पूछा है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब हमें मालूम है इस साइड बनता है उत्तल पृष्ठ के द्वारा, तो उसकी दूरी प्लस में आएगी। तो वो हमें निकालना है कहाँ बनेगा। तो ये गोलीय पृष्ठ से संबंधित क्वेश्चन है। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हम लगाएंगे। तो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र हमने पढ़ा था μ-1/r इक्वल μ/v-1/u। इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। तो इसमें मान रखेंगे। तो म्यू का मान है 1.5, तो 1.5 माइनस 1/r की वैल्यू है 20 इक्वल म्यू 1.5/v, v हमें निकालना है, -1/u, u मीन्स -100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 0.5/20 इक्वल 1.5/v माइनस प्लस 1/100। इसको इस साइड लाएंगे और ये पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/200 और ये -1/100 इक्वल 1.5/v। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 200 आएगा। तो ऊपर रहेगा 5 माइनस इधर आएगा 2 बराबर 1.5/v। तो 5 - 2 मीन्स 3/200 इक्वल 1.5/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3v इक्वल 1.5 × 200। तो v इक्वल 1.5 × 200। ये 3 में जाएगा। 1.5 मतलब 1.5। तो ये 3 2 बार कैंसिल होगा 1.5 से, और 2 से ये 200 कैंसिल करेंगे 100 बार। इसका मतलब v का मान आ गया 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ ये जो प्रकाश स्रोत था इस पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूर था और उसका प्रतिबिंब भी राइट साइड इतनी ही दूरी पर बना है। तो ये प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर दूर पृष्ठ के दाईं ओर बना है। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा वास्तविक। नंबर 9.6। कोई जादूगर खेल दिखाते समय n इक्वल 1.47 अपवर्तनांक के कांच के लेंस को, तो एक कांच का लेंस है। तो मान लिए ये एक लेंस है, ये कांच का बना हुआ है
और इस कांच का जो अपवर्तनांक है वो दिया है 1.47। अब जादूगर क्या करता है, इस कांच के लेंस को एक द्रव से भरी द्रोणिका में डाल के अदृश्य कर देता है। द्रोणिका मतलब पात्र, बर्तन। तो ये एक बर्तन है जिसमें एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव में जैसे ही जादूगर ने ये लेंस डुबाया तो ये लेंस अदृश्य हो गया, जबकि जो द्रव है वो पारदर्शी है, फिर भी ये अदृश्य हो गया। तो हमें ये बताना है कि ये जो द्रव भर रहे हैं हम, जिसमें लेंस अदृश्य हो गया है, तो इस द्रव का अपवर्तनांक क्या है और क्या यह द्रव जल हो सकता है। तो हमें मालूम है कि लेंस जो है वो द्रव में डुबाएंगे तो ये तभी अदृश्य हो सकता है जब लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक और द्रव का अपवर्तनांक बराबर हो, तभी ये लेंस अदृश्य हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ इस द्रव का अपवर्तनांक भी लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होगा, मतलब 1.47। और ये जो द्रव है वो जल नहीं हो सकता है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक होता है लगभग 1.33। तो ये ग्लिसरीन हो सकता है। तो एक क्वेश्चन किया था हमने, किसी लेंस को द्रव में डुबाने पर उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है क्यों। उसमें एक आंसर आया था FL मतलब लिक्विड में फोकस दूरी लेंस की बटे FA इक्वल A म्यू जी -1 अपॉन A म्यू जी अपॉन A म्यू L -1। A म्यू जी मतलब कांच का अपवर्तनांक और A म्यू L मतलब द्रव का अपवर्तनांक। तो यदि A म्यू जी और A म्यू L ये दोनों बराबर हो जाएं तो इधर आएगा 1 और 1 - 1 मतलब 0। तो 0 का भाग देंगे तो इधर आएगा अनंत। इसका मतलब FL की वैल्यू कितनी आएगी, FA का गुणा करेंगे तब भी अनंत। तो जब द्रव का अपवर्तनांक और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक बराबर हो जाते हैं तो लेंस की फोकस दूरी द्रव के अंदर कितनी हो जाती है, अनंत। और अनंत फोकस दूरी होती है समतल कांच की प्लेट की। इसका मतलब ये हुआ कि जब इन दोनों के अपवर्तनांक बराबर होंगे तो जैसे ही हम लेंस को द्रव में डुबाएंगे तो वो एक समतल कांच की प्लेट की तरह व्यवहार करने लगेगा। उदाहरण नंबर 9.7। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। तो अभी हम पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यदि F इक्वल प्लस 0.5 मीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी। तो फोकस दूरी दी हुई है प्लस 0.5 मीटर, तब इसकी क्षमता मतलब पावर P इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो लेंस की क्षमता का सूत्र होता है 1 बटे फोकस दूरी, जब फोकस दूरी काय में हो, मीटर में। इसका मतलब सूत्र बनेगा P इक्वल 1/F, क्योंकि फोकस दूरी किस में है, मीटर में। और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती तब हम फॉर्मूला लगाते P इक्वल 100/F। तो P इक्वल 1/F की वैल्यू है 0.5, पॉइंट हटाएंगे हम तो ऊपर हो जाएगा 10/5। तो P इक्वल आ गया +2 और क्षमता का मात्रक होता है डाईऑप्टर। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर है। अब हम देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। किसी उभयोत्तल लेंस के दोनों फलकों की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर हैं। तो उभयोत्तल लेंस मतलब जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हैं। तो ये वाला पृष्ठ की त्रिज्या R1 प्लस में लेंगे और दूसरा पृष्ठ की त्रिज्या R2 माइनस में लेंगे। तो पहली त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, तो R1 का मान प्लस में लेना है हमें 10 सेंटीमीटर, और दूसरी पृष्ठ की त्रिज्या है 15, लेकिन इसको हम लेंगे -15 सेंटीमीटर। और फोकस दूरी उत्तल लेंस से प्लस में रहेगी, तो फोकस दूरी दी हुई है 12 सेंटीमीटर।
लेंस के कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। ये जो लेंस है इसका कांच जो है उसका अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू इक्वल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लेंस निर्माता का सूत्र उपयोग में करेंगे। तो लेंस निर्माता का सूत्र होता है 1/f इक्वल म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। इसमें हम सभी के मान रखेंगे। तो 1/12 बराबर म्यू का मान हमें निकालना है 1/r1 10 माइनस r2 का मान -15। तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 1/10 और माइनस माइनस प्लस 1/15। तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 लघुत्तम लेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम आएगा 30, ऊपर आएगा 3 + 2। तो 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 और ब्रैकेट में 5/30। तो 5 एकम 5 और 5 छिक्का 30। तो ये आएगा 1/12 बराबर म्यू माइनस 1 अपॉन कितना 6। तो अब 6 को इधर लाएंगे हम। तो 6/12 बराबर बचा म्यू माइनस 1। तो 1/2 6 एकम 6 6 दूनी 12 1/2 इक्वल म्यू माइनस 1। -1 को इस साइड करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 मतलब 2 एकम 2 और 1 3/2। तो अपवर्तनांक निकलेगा उस कांच का 1.5। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब हम इसका तीसरा भाग देखेंगे, थर्ड पार्ट। किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी। तो जब उत्तल लेंस वायु में रखा हुआ है तब उसकी फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर। और जल में फोकस दूरी क्या होगी, जब इसी लेंस को हम जल में डुबा देंगे तो FW इक्वल क्वेश्चन मार्क। और वायु जल का अपवर्तनांक मतलब वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.5। तो अभी हमने जो फॉर्मूला लगाया था कि किसी लेंस को द्रव में डुबा देते हैं तब फॉर्मूला बनता है FL/FA इक्वल AμG -1 अपॉन AμG अपॉन AμL -1। तो इधर L की जगह वाटर है तो L की जगह हम क्या लिख देंगे फॉर्मूले में W। अब सबकी वैल्यूज रखेंगे। तो FW अपॉन FA दिया हुआ है कितना 20 बराबर AμG कितना है 1.5। तो 1.5 -1 अपॉन 1.5 अपॉन 1.33 -1। FW अपॉन 20 इक्वल 1.5 -1 मतलब 0.5 अपॉन इधर हम लघुत्तम लेंगे तो 1.33 आएगा तो ऊपर आएगा 1.5 माइनस 1.33। तो FW अपॉन 20 इक्वल 0.5 अपॉन 1.5 में से 1.33 माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.17 अपॉन 1.33। तो FW अपॉन 20 इक्वल 0.5। ये बटे के बटे में तो इनटू में लाएंगे तो पलट जाएगा। तो 1.33 अपॉन 0.17। तो ये पॉइंट से पॉइंट इधर कैंसिल होगा और ये जो 20 है वो उधर गुणा में जाएगा। तो हमारे पास मिलेगा FW इक्वल 0.5 इंटू 133 इंटू 20 अपॉन 17।
अब हम इस 20 का गुणा करेंगे 0.5 में तो हमें मिलेगा 10। तो FW इक्वल आ गया 10 गुणित 133/17। तो FW मिला 1330/17। और जब हम 1330 में 17 का भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेगा 78.2। ये आ गई जल में उस लेंस की फोकस दूरी। ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर है 78.2।